वालेकुम मैम, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। मैम आज जो हमारा टॉपिक होगा वो उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। इसे उर्दू में कंधा जाम कहते हैं और इंग्लिश में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। आप प्लीज इसके बारे में डिटेल बता दें व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर जमजम मरीज वर्किंग एज अ न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट इन डेंटल एंड एस्थेटिक स्टूडियो DHA 6 लाहौर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रोजन शोल्डर। मोस्ट कॉमनली जिनको हम कंधा जाम कहते हैं, पेशेंट हमारे पास इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि जो हमारा शोल्डर है वो फ्लेक्शन नहीं कर रहा, एबडक्शन नहीं कर रहा, जो टोटली कंधा जो है वो जाम हो चुका है, चल ही नहीं रहा, ना ऊपर उठा सकती हूँ, ना नीचे डाल सकती हूँ, ना कपड़े पहन सकती हूँ। वो मोस्टली जो हाउस होल्ड की थिंग्स है वो नहीं कर सकती। बेसिक जो काम है मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है, कंघी करना, कॉम्बिंग नहीं कर सकती। मोस्टली ये पेशेंट आते हैं हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के साथ। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली ये होता है कि आपकी ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन वजह क्या होती है? कुछ प्राइमरी इश्यूज होते हैं, इडियोपैथिक इश्यूज होते हैं जो अननोन होते हैं, हमें नहीं पता होता कि पेशेंट जो है किस वजह से इनको कंधा जाम। सेकेंडरी जो इशू होते हैं, सिस्टेमिक इश्यूज होते हैं, उसमें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर के बाद हमारे पास डायबिटीज के साथ पेशेंट आते हैं। पेशेंट विद डायबिटिक पेशेंट की ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर जो फ्रोजन शोल्डर के केसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंडली जो होता है हमारे पास स्ट्रोक का पेशेंट, जो पोस्ट स्ट्रोक है आफ्टर 1 ईयर, पेशेंट कहता है कि शोल्डर पेन कर रहा है, उसका भी जो शोल्डर है वो फ्रीज हो जाता है। उसके बाद पोस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट जैसे काफी देर के लिए जो शोल्डर है वो इमोबाइल है, प्लेन कास्ट उसको लगे हुए थे, इमोबाइलाइजेशन की वजह से, इमोबाइल शोल्डर की वजह से उसके अंदर फ्रोजन शोल्डर की इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से एज के लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं फ्रोजन शोल्डर से? मोस्टली जो है ओल्ड एज के पेशेंट, फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स 30-40 ईयर्स की, ठीक है। और फ्रोजन शोल्डर जो पोस्ट सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर होता है वो आप जो भी जिस एज का भी पेशेंट है उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। और ज्यादातर जो है आपके पास ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ। अच्छा मैम, कभी ये हुआ कि पीठ का पेशेंट आया फ्रोजन शोल्डर या बहुत छोटे बच्चे आए हो? नहीं, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा नहीं आते। उसका ये होता है कि आपके बच्चों के अंदर खास स्प्लिंटिंग की हो, तो उसके अंदर में भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो, लेकिन बहुत कम है केसेस आते हैं पीठ के फ्रोजन शोल्डर के साथ। अच्छा मैम, कोई प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कोई अगर ट्रीटमेंट सही ना हो फ्रोजन शोल्डर का तो क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं? फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग एनसिड से करते हैं। आप जब किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS डॉक्टर के पास, तो वो आपका जो बेसिक ट्रीटमेंट एनसिड्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली इन्फ्लेमेशन होती है उसमें। एनसिड दे देते हैं, या मोस्टली वो कहते हैं कि आप इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगवा लें। तो अगर अगर उन चीज़ों से ये चीज़ नहीं ठीक होती तो पेशेंट सेवेरिटी की तरफ जाता है कि वो अपने डेली लिविंग जो है, अपनी डेली काम जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। ओवरहेड मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। अपने ड्रेसिंग नहीं कर सकता, कॉमिंग नहीं कर सकता, तो वो सेवेरिटी की तरफ जाता है और टोटली शोल्डर जो है वो आपका ये इस पोजीशन में आ जाता है कि वो पेशेंट मूव ही नहीं कर सकता शोल्डर। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट को पता चलता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है, उसे फॉरन स्क्रीनिंग या ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? स्क्रीनिंग में ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका फ्रीजिंग स्टेट में जब शोल्डर आता है तो उसमें पेशेंट कहता है कि एबिडक्शन करते हुए पेन आ रही है, ऊपर जाते हुए ओवरहेड एक्सटर्नल रोटेशन करते हुए पेन आ रही है। स्टार्टिंग में ज्वाइंट रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ज्वाइंट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे जैसे ही पेशेंट को लगे कि अब मुझे नाइट पेन, मोस्टली फ्रोजन शोल्डर में आपके पेशेंट को नाइट पेन होती है, रात को सोते हुए उसको ज्यादा दर्द होती है। अगर जब पेशेंट कहता है कि अब मुझे दर्द हो रही है या इस तरह की कोई साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो वो मस्ट किसी मेडिकल डॉक्टर को या फिजिकल थेरेपिस्ट को आके चेक करवाए, कंसल्ट करें, उनसे पूछे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा उतने जल्दी उस चीज को प्रिवेंट कर दिया जाएगा। प्रिवेंशन जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा, प्रिवेंशन उतने जल्दी होगी, पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म सिकनेस से बच जाएगा। मैम सर, क्या स्पेशल टेस्ट का नेम बता दें? ठीक है। हमारे पास जो है रोटेटर कफ इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इसके लिए स्पेशल टेस्ट जो है एप्लिस कार्ड टेस्ट करते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपना हाथ जो है वो पीछे स्कैपुला तक लेके जाना है, ठीक है। स्कार टेस्ट, इसको जैसे आपने कोई खारिज करनी है ये करना है। पेशेंट इसमें ये होता है कि आप एक्सटर्नल रोटेशन भी कर रहे हैं और साथ में इसकी एडक्शन हो रही है शोल्डर की, तो एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन प्रॉब्लम करता है फ्रोजन शोल्डर में, तो हम एप्लिस कार्ड टेस्ट करवा देते हैं। या फिर अगर हमने करना है तो उसको पेशेंट को कहना है कि आप फुल आर्म स्पीड टेस्ट करें, मतलब ऊपर लेके जाएं। वो भी पेशेंट की मुश्किल होगी। स्टार्टिंग में पेशेंट कहेगा कि ये पेन हो रही है, तो इट्स मीन कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। अच्छा मैम, अब सपोज आपके पास एक पेशेंट आया है फ्रोजन शोल्डर का,
तो आपके क्या फर्स्ट साइन ऑफ डिफेंस होगा, तो क्या फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा फिर देने के लिए? आपने सारा ट्रीटमेंट प्लान में बताएंगी और क्या लेटेस्ट मॉडलिटीज, इलेक्ट्रोथेरेपी, जामा और जो जो हम फ्रोजन शोल्डर के कर सकते हैं, प्लीज आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे उसको। ओके, सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है पेशेंट को, तो उसमें हम सबसे पहले कोल्ड पैक थेरेपी देते हैं पेशेंट को, उसके बाद टेंस यूज करते हैं। ठीक है, कोल्ड पैक थेरेपी के बाद टेंस यूज करते हैं। आफ्टर 1 to 3 डेज अगर पेशेंट कहता है, पेशेंट की इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो फिर हम मीटिंग पैड की तरफ आते हैं। सेकेंडली ये है कि हम उनको उसके बाद अगर हम चाहें तो हम उनको केटी टेपिंग करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। और थर्ड ये है कि हम बाकी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल लेके जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत लोअर एक्सरसाइजेस जाती हैं, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है, रेंजेस देखते हैं हम लोग, और साथ साथ एक्सरसाइजेस लेके चलते हैं जिसमें जो बेसिक्स एक्सरसाइजेस हैं, शोल्डर व्हील हम यूज करते हैं, पुली यूज करते हैं, शोल्डर पुली के बाद हम वॉल एंड लेडर एक्सरसाइजेस और बाकी टेक्निक्स कुछ यूज करते हैं जो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाए और उसकी रेंजेस बढ़ जाए। अच्छा मैम, पेंडुलम एक्सरसाइजेज आती है इसके अंदर? पेंडुलम भी एक्सरसाइजेज आती हैं, स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देते हैं पेंडुलम एक्सरसाइजेज। और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी है? सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जो है वो है हमारे पास स्पेंसर टेक्निक, जो स्पेंसर टेक्निक, और उसके बाद ग्लाइड भी देते हैं। ग्लाइड और स्पेंसर टेक्निक से जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट जल्दी पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। थैंक यू। ये हमारे पास पेशेंट है फ्रोजन शोल्डर के, इनको हमने फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवानी है। फ्रोजन शोल्डर आपको सारी डिटेल जो हमने वो बता दी है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंजेस से स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्शन, जो फ्रोजन शोल्डर की रेंजेस हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबिडक्शन, एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन, ये आपकी टोटल ये टोटल आपकी रेंजेस होती है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को यहाँ से करना है, पेशेंट को यहाँ तक, ये पेशेंट की जो रेंज है वो यहाँ तक है। ओके, पेशेंट की इससे आगे रेंज नहीं जा रही, तो आपने अपनी थोड़ी बहुत लगा के इसको आगे की तरफ पुश करना है। पेशेंट को फिर पेन का कहेगा, मुझे तो पेशेंट अगर पेन हो रही है तो आपको कहना है कि बस इतना करेंगे जो पेन फ्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, रेंजेस ये हमने फ्लेक्शन करवाई है, वापस ले आए, फिर अगेन फ्लेक्शन और फिर वापस ले आए। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को यहाँ से पकड़ के एबिडक्शन करवानी है, ये 1। ठीक है, उसकी एबिडक्शन भी रिस्ट्रिक्शन होती है, पेन फ्री, मतलब यहाँ तक पेशेंट कह रहा है मुझे ऐसे आगे दर्द है तो दर्द है, आपने नहीं करना है इसको। उसके बाद थर्ड जो रेंजेस है वो एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन। ये पेशेंट को, ये आपने बिल्कुल एल्बो को बॉडी के साथ लगाना है और इसको एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेट कोई रेजिस्टेंस देके कहेंगे? एक्सटर्नल और इंटरनल, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं देंगे, विद द टाइम 3 to 4 सेशन के बाद रेजिस्टेंस देंगे। रेजिस्टेंस का भी ये फॉर्मूला होता है, पेशेंट ने ये पकड़ा हुआ है, उसको कहना नहीं, हमने इसकी तरफ लेके जाना है, इसको कहना नीचे की तरफ जोर लगाएं, मेरे हाथ पे ऐसे नीचे की तरफ जोर लगाएं। ठीक है, ये जोर लगाएंगे मेरे, फिर अगेन जोर लगाएंगे। ठीक है, आप पीछे की तरफ जोर लगाएं, ये एक्सटेंशन में ये हमें पेन इसमें कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। ओके, आपने विद टाइम जो है रेजिस्टेंस देनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्पेंसर टेक्निक। ठीक है, ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है, इसमें हम लोग पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर करता है। इसमें ये 1, ठीक है, आपने ये ऑसिलेशन मूवमेंट 1, जरा 2, इसमें तो नहीं पेन होती पेशेंट को? पेशेंट को पेन होगी 4, 5, 6। ठीक है, ये 1। उसके बाद आपने ये रख के इसको गोल गोल 2, 3, आपने नहीं हिलना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें हम पेशेंट को पीछे, हम हाँ यहाँ तक पीछे लेके जाते हैं कि ये एक्सटर्नल रोटेशन जो है ना, जो पेशेंट कहता है बैक के हाथ नहीं जाता, तो उसके लिए हम ये पीछे लेके जाते हैं। यहाँ पे भी पेन होगी पेशेंट को? ठीक है, यहाँ पे भी पेन होगी पेशेंट को। ठीक है, उसको ऐसा ऐसा पीछे लेके जाना है। ओके, ठीक है, अब हमने इसमें ऐसे रखे, इसको गोल गोल घुमाना है। ठीक है, ये फिर हमने ये करना है 1, सरकमडक्शन के बाद ये हमने स्ट्रेचेस देने। ओके, फिर हम ये आगे की तरफ मूव करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये एक्सरसाइजेस हो गई। फिर पेशेंट को दोबारा से हमने स्पाइन लाइन में ले आना है, पेशेंट को ग्लाइड देते हैं। पेशेंट जो है वो हम लोग इन्होंने डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर आपके पास असिस्टेंट है या कोई भी, तो वो इसको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आप इनको पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ओके, ये पोस्टीरियर ग्लैंड है। फिर आपने यहाँ से डिस्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, और आपने ऑसिलेशन देनी है। ये एंटीरियर है, ओके। फिर आपने इंफीरियर ग्लाइड देनी है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। एंड देन आपने ऐसे ही रख के पेशेंट को ये कहना है, ये करे और ये ऊपर की तरफ 1 2, उधर से आके लें इसका। ये ग्लाइड देते हैं, ये देखिए जॉइंट लाइन जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। ये हम लोगों ने ग्लाइड दे दी। इसमें हमारे पास रेंजेस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ये जब जैसे आप ग्लाइड देते हैं उसके बाद इसकी रेंजेस जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद पेशेंट को क्या कहना है हमने, आपने पेशेंट को डंबल देना है दोनों हाथों में, हाथ में पकड़े डंबल, ठीक है। इस हाथ में दोनों हाथों में पकड़ के पेशेंट को कहना है ये इसको ये पीछे की तरफ दोनों हाथों से पीछे लेके जाए। कभी ऐसा हुआ कि ग्लाइड से रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव ना हो जाती है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ग्लाइड से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बहुत कम। और ये अच्छी एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? इनमें आपने जस्ट ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी है ताकि ये जी शोल्डर जो है वो मोबाइल हो, ठीक है मैम। ओके। चलें जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कोडमैन एक्सरसाइज है, ठीक है। वो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने नीचे झुक जाना है, ओके। झुकने के बाद आपने इसको मूव करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप दूसरी तरफ, इसको कोडमैन इसी तरह झुक जाए उसी के साथ। पहले इस तरफ आपने किया है, अब आपने इस तरफ करना है। बिल्कुल आपने इनको कहना है कि पेशेंट ने जो आपका शोल्डर है ढीला छोड़ देना है, जैसे ऐसा लगता है आपकी शोल्डर में जान नहीं है, इस तरह से करना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ये जो आपने मैंने इनको ये जो पकड़ाया है ना, ये हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह से पकड़ाते हैं, तो इसमें ना इतनी इफेक्टिव नहीं होता। आपको हमेशा इधर से पकड़वाना होता है और इसको मूव करवाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पेंडुलम एक्सरसाइज है। पेंडुलम में भी आप पेशेंट को कहते हैं आप झुक जाएं, ठीक है, और इसको ये ऐसे ये आगे ये करना है 1 2 3, ठीक है। इसमें पेंडुलम एक्सरसाइज आपने ऐसे करवानी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज और फिर इसके बाद ये पीछे, ये पेंडुलम में 2 आती पीछे, हाँ जी, पेंडुलम एक्सरसाइजेज आती है। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आपने ये आपने स्टार्टिंग में 3 to 4 रेपिटेशन में, रेपिटेशन आपने हमेशा स्टार्ट में कम रखते हैं, 3 to 4 रेपिटेशन रखते हैं। उसके बाद रेपिटेशन इंक्रीज करते हैं। फिर हमने इसको एडजस्ट करके पेशेंट को देना, ठीक है। हमने पेशेंट इसमें हमने शोल्डर व्हील, ठीक है। हमने पेशेंट की हाइट के और पेशेंट जो हम पे इजीली कर लेगा वहां पे इसको एडजस्ट करना है। ऐसे ना हो कि इतना ऊंचा हो और पेशेंट बेचारा रो रहा कि ये हो ही नहीं रहा। स्टार्टिंग में वो करना है जो वो इजीली कर ले, ठीक है। 1 2 3, ओके। अब दूसरी तरफ, एक दफा साइड पे खड़े होकर करवाना है, ठीक है। करें करें करें, पीछे जाना, पीछे की तरफ, पीछे, ठीक है। ये हाँ जी, अब ऐसे करना, ठीक है। ये दोनों तरफ आपने करवाना है। उसके बाद पेशेंट को खड़ा करना है सामने वाली साइड पे, ठीक है। और सामने इसको यहाँ से आपने कहना है आप ऊपर मूव करें। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा आप इसके शोल्डर व्हील के पीछे रेजिस्टेंस लगी होती है, हमारे यहाँ पे आगे लगी हुई है, तो हम यहाँ से इसको और टाइट करेंगे ताकि पेशेंट रेजिस्टेंस के साथ इसको मूव करे, ठीक है। पहले आसान होता है मूव करना, फिर ऐसे ऐसे जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपने स्लो आपने चीजें जो है वो बढ़ानी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास शोल्डर पुली होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर पुली। शोल्डर पुली आपने पेशेंट को कहना है कि आपने इसको ऊपर और नीचे लेके जाना है। आपने इनकी हाइट की, जितनी पेशेंट की हाइट है उसके देख के आपने उसको एडजस्ट करके आपने इनको शोल्डर पुली करवानी है, ठीक है। अब पेशेंट को ये छोड़े। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सीधे हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने रेजिस्टेंस के साथ उसको ऊपर लेके जाना होता है, सही वाला, ठीक है। ये पेशेंट ने इसको बिल्कुल सीधा मूव करना होता है, जैसे मैं मूव कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मूव करना है, आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस दे के आपने जोर लगाना है, आपने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलीज अगेन। फिर आपने यही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलीज, ओके। ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है बॉल एंड लैडर। एक्सरसाइज है बॉल एंड लैडर। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने उंगलियां जो इसके ऊपर चलानी है, ठीक है। एबिडक्शन होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर लग जाए।
आहिस्ता आहिस्ता करना रेपिटेशन में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है आराम से, जहां तक जाता है जहां तक जाता है फिर इसको, ठीक है, जितना इजी जाता है आहिस्ता आहिस्ता आपने देखना है। और पेशेंट ने फिर आगे की तरफ आगे मूव करते जाए, आगे चलते जाए, आगे, हाँ ऊपर, अब ऊपर ले जाए। ठीक है, एक इस तरह से करना है, एक आपने उनको सीधा नीचे कर ले, नीचे करें, हाथ नीचे कर लें, एक सीधा खड़ा करना है और हाथ बिल्कुल सीधा रख के इसको ऊपर लेके जाना है। बल्कि इनको कहना है एक हाथ आप ये वाला हाथ चलाएं, इधर लगाएं, और दूसरा हाथ भी साथ चलाएं। ठीक है, आपने उनको, पेशेंट को देखना है कि पेशेंट दोनों हाथ बराबर लेके जा रहा है ऊपर, दोनों हाथ जाके लग रहे हैं, ये आपने दूसरे दूसरे लिम्ब के साथ मैच करना होता है। ओके, तो ये हमारे पास थी ये एक्सरसाइज जो है वो टॉवल एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो रही पेशेंट को, तो हम टॉवल स्ट्रेच करवाते हैं। तो आपको पेशेंट को ऐसे पकड़ाना है टॉवल, और आपने उसको कहना है उधर से उस हाथ से ऊपर मूव करें और इधर से नीचे। स्टार्टिंग में पेशेंट से नहीं होता तो आपने यहाँ से हाथ पकड़ के उसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना, आहिस्ता 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 आपने ये इसको यहाँ तक लेके जाना होता है टॉवल स्ट्रेच के साथ। आपने अच्छा टॉवल स्ट्रेच देंगे तो इसका एक्सटर्नल पीछे की तरफ जो है ये चीज जो है वो इजीली जाने लग जाएगी। फिर हमने क्या करना है, ये हाथ उधर ले जाएं और वो हाथ नीचे ले आए। हाँ, ओके, ठीक है। फिर इसमें भी आपने टॉवल स्ट्रेच करवाना है। पेशेंट को कहना है कि कम से कम इसके टॉवल के दरमियान छोड़ें, ऊपर वाले हाथ और नीचे वाले हाथ छोड़ दें इधर से पकड़ाएं, ठीक है, और इधर से पकड़ाएं। ये जो डिस्टेंस है ना इनका, ये कम होना चाहिए। ओके, चलें करें, अब ऊपर की तरफ मूव करें और नीचे की तरफ मूव करें। ठीक है, ये है जी टॉवल स्ट्रेच बेसिकली, कि हम इनको जितना डिस्टेंस कम होगा वो टॉवल स्ट्रेच इतना अच्छा आएगा। ओके, उसके बाद हम लास्ट एंड लीस्ट एक्सरसाइज जो हम फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को देते हैं, वो देते हैं ये मूव करना, कंघी करने के लिए आसानी। तो इनको अब हम कहेंगे कि आपने ये मूव करना है, इसको ऊपर से लेके आए, घुमा के लेके आए अपने हाथ को, आप अपने हाथ को ऊपर से घुमा के लेके आए। ठीक है, ये जो है इस पेशेंट के लिए बड़ी डिफिकल्ट मूवमेंट होती है। पेशेंट कहता है ऊपर से हो ही नहीं रही, क्योंकि हाउस होल्ड ड्रेसिंग में और ये चीजें करने में ये बहुत यूज होती है, ये वाला हाथ बहुत यूज होता है और पेशेंट से ये होता ही नहीं है। तो ये था हमारा फ्रोजन शोल्डर का प्रोटोकॉल। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। जैसे जैसे सेशन इंक्रीज होते हैं तो यही एक्सरसाइजेस को आप थोड़ी रेजिस्टेंस के साथ देने लग जाते हैं। और ये हमारा छोटा सा ये प्रोटोकॉल है जो हमारे फ्रोजन शोल्डर का कोई भी पेशेंट आता है आप उसको दें और आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा, ये जो टॉवल स्ट्रेच है ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ये इफेक्टिव आपको रिजल्ट इसके मिलते हैं। पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन जो बहुत जल्दी बेहतर हो जाती है और पेशेंट जो है ना अपने डेली लिविंग, अपनी ऑक्यूपेशनल जो डेली उसके काम है वो बहुत जल्दी उसको पिकअप कर लेता है, जल्दी चीजें होने लग जाती हैं, कपड़े पहनने लग जाना उसकी, क्योंकि बेसिक जो नीड होती है वो ये होती है कि कंघी कर लेना, कपड़े पहन लेना और अपना इजीली आप बाथिंग कर सकें। तो जब ये पेशेंट कर लेता है तो फ्रोजन शोल्डर हम यही समझे कि हमारी रिकवरी की तरफ चला गया, हमारा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो चुका है। तो सर रिकवरी टाइम कितना है फ्रोजन शोल्डर का? फ्रोजन शोल्डर डिपेंड्स अपॉन सेवेरिटी। जितनी कम सेवेरिटी है 1 वीक टू 15 डेज और जितनी ज्यादा सेवेरिटी है 3 to 4 मंथ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने पेशेंट को गाइड किया। आपका क्लिनिक कहाँ पे, क्लिनिक के बारे में? हमारा क्लिनिक जो है वो DHA Phase 6 डेंटल एंड एस्थेटिक स्टूडियो। अगर आपको किसी भी फिजियोथेरेपी सेशन लेना चाहते हैं या फिजियोथेरेपी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के साथ आप हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं हमारे। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़।